अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपने अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 का आगाज करेंगे जो कि आपके सिलेबस का 4th चैप्टर है और यही मैथ्स का लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद हम अपनी अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन, प्रोपोर्शन, रिलेशन, ये सब एक ही चीजों के अलग अलग नाम है, ठीक है। एक ही चीज है ये और अलग अलग नाम है, 3 अलग अलग नाम है, प्रोपोर्शन, रिलेशन, वेरिएशन, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन क्या है या डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। सही, तो डायरेक्ट वेरिएशन when an increase or decrease in one quantity leads to an increase or decrease in other quantity, these quantities are in direct proportion or variation to each other। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का बढ़ना या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज का कम होना कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन, वेरिएशन या प्रोपोर्शन। सही। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल, बारिश आता है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बारिश ज्यादा, पानी ज्यादा। अगर बारिश कम होगी तो पानी कम खड़ा होगा, तो बारिश कम, पानी कम। बारिश ज्यादा, पानी ज्यादा। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज भी ज्यादा हो रही है, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो रही है, तो ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं आप इसको। सही। अच्छा, इसके बाद अगर आपके घर में ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा पिज्जा खाएंगे, अगर कम लोग होंगे तो कम पिज्जा खाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये हिसाब है कि हम अकेले, मतलब मैं अकेले 4 बंदों का पिज्जा आराम से खा सकती हूँ, लेकिन ये एक अलग बात है, ठीक है। तो आपके घर में जितने भी ज्यादा लोग होंगे वो उतना खाना ज्यादा खाएंगे, या आप इसको खाने से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिज्जा का एग्जाम्पल दिया, आप इसको खाने से रिलेट कर लीजिए। ज्यादा लोग ज्यादा पिज्जा, कम लोग कम पिज्जा। बात समझ में आ रही है? एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, यानी कि लोग बढ़ रहे हैं तो पिज्जा भी बढ़ रहा है, और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो रही है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई फर्नीचर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई टेबल है, तो अगर ज्यादा बड़ी टेबल होगी तो उसे ज्यादा जगह चाहिए होगी। आप उस टेबल को जब रखेंगे तो वो ज्यादा जगह घेरेगी। अगर कम टेबल होगी, छोटी टेबल होगी तो वो कम जगह घेरेगी। ज्यादा बड़ी टेबल ज्यादा जगह, छोटी टेबल कम जगह। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो रही है, तो ये सब क्या है? ये डायरेक्ट रिलेशन है। सही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनवर्स वेरिएशन क्या चीज है। When an increase or decrease in one quantity leads to a corresponding decrease or increase in the other quantity, the two quantities are said to vary inversely। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या था? एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी भी चीज बढ़ रही थी, लेकिन इनवर्स में क्या है? उल्टा हिसाब है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। सही। एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, तो ये सब क्या है? ये इनवर्स वेरिएशन है या इनवर्स रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों डेफिनेशन आपने करनी है अपने असाइनमेंट में, और इसकी जो भी एग्जाम्पल है जो मैंने दी हुई है, आप वो चाहें तो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। सही। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनवर्स वेरिएशन की एग्जाम्पल क्या है? अगर आपको कम होमवर्क मिलेगा तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा खेलने कूदने के लिए, है ना। और अगर आपको ज्यादा होमवर्क मिलेगा तो आपको कम टाइम मिलेगा खेलने कूदने के लिए। होमवर्क ज्यादा, खेलना कूदना कम। सही। होमवर्क कम, खेलना कूदना ज्यादा। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। इसी तरह अगर ज्यादा लोग होंगे, कम लोग होंगे काम करने के लिए तो उन्हें ज्यादा वक्त लगेगा काम को खत्म करने में। लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे काम करने के लिए तो उन्हें कम वक्त लगेगा, यानी कि ज्यादा लोग कम टाइम में काम खत्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कम लोग। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई काम दूं करने के लिए और मैं आपको कहूँ कि आपने ये 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, और मैं वही सेम काम 3 अलग बच्चों को दूं और उनको भी कहूँ कि आपने 2 घंटे में कंप्लीट करना है, क्या वो 2 ही घंटे में कंप्लीट करेंगे या जल्दी कर लेंगे? खुद सोचें। वो जल्दी काम खत्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, अब उस काम को करने के लिए कम टाइम लगेगा, ठीक है। सब मिलके काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो अगर लोग ज्यादा होंगे तो उस काम को करने के लिए कम टाइम लगेगा। लोग ज्यादा, टाइम कम, लोग कम, टाइम ज्यादा। सही। उसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेकर जाएंगे, किसी जगह आपने जाना है, तो उस जगह तक जाने के लिए आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप स्लो जा रहे हैं बिल्कुल रींग रींग के, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा काम खत्म, वहां तक पहुंचने में। स्पीड ज्यादा, टाइम कम। स्पीड कम, टाइम ज्यादा।
कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसकी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एक और चीज है वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और चीज है, हाँ, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस ये हम करेंगे वीडियो के एंड में इंशाल्लाह, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। कह रहे हैं कि 10 लॉटरी टिकट्स की कीमत 200 रुपए है। आपने ये बताना है कि 25 लॉटरी टिकट्स की कीमत क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजों की बात की गई है, आपने ये देखना है कि किन दो चीजों की बात की जाएगी आगे वाले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। सही, दो चीजों की बात की जाएगी हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी दो चीजों की बात की गई है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक लॉटरी टिकट्स हो गए और एक उनकी कॉस्ट हो गई। कॉस्ट मतलब उनकी कीमत हो गई। एक हो गई लॉटरी टिकट्स और एक हो गई उनकी कीमत। कहा गया है कि 10 लॉटरी टिकट्स 200 रुपए के हैं, तो 25 लॉटरी टिकट्स कितने पैसों के आएंगे या कितने रुपए में आएंगे? सही, उनकी कॉस्ट क्या होगी, उनकी कीमत क्या होगी। अब इतने सारे पैसों पे मत जाइएगा, 200 रुपए के लिए इतने सारे पैसों की एक्स्ट्रा लगा दी, आप लोगों को समझाने के लिए लगाइए। सही है, कीमत, कॉस्ट, पैसे। अच्छा, एक और बात बतानी थी मुझे, क्या बतानी थी आगे क्वेश्चन में बताऊंगी। सही, तो दो चीजें आ गई, कौन कौन सी? लॉटरी टिकट्स और उनकी कॉस्ट। 10 लॉटरी टिकट्स की कीमत है 200 रुपए, तो 25 लॉटरी टिकट्स की कीमत क्या होगी? अब जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही। अब आपने, हाँ, मुझे ये बात बतानी थी कि आपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये जहन में बिठा लेना है कि कैसा ये रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है या फिर ये इनवर्स रिलेशन है। अब आपको जहन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप खुद जहन लगा के बताइए कि कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, लॉटरी टिकट्स और उनकी कीमत के बीच में कैसा रिलेशन है। अगर लॉटरी टिकट ज्यादा होंगे तो क्या वो कम पैसों में आएंगे? नहीं, जितने ज्यादा लॉटरी टिकट्स होंगे वो उतने ज्यादा पैसों में आएंगे। सही, जितने कम लॉटरी टिकट्स होंगे वो उतने ही कम पैसों में आएंगे। एक चीज कम हो रही है, दूसरी भी चीज कम हो रही है, तो एक ऐसा रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और फर्स्ट टर्म में आप डायरेक्ट रिलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे और उसी मेथड से आप इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और बात ये कि इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है यूनिटरी मेथड और एक होता है प्रोपोर्शन मेथड। सही, हम प्रोपोर्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि यूनिटरी मेथड आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे यूनिटरी मेथड आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सही, प्रोपोर्शन मेथड के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सही, ये बात भी याद रखिएगा क्योंकि आगे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाएगी। प्रोपोर्शन मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यूनिटरी मेथड अगर आपको देखना है कि क्या है तो आप देख सकते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 77 पर ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है और उसमें लिखा हुआ है मेथड नंबर 1 यूनिटरी मेथड और मेथड नंबर 2 प्रोपोर्शन मेथड। तो हम प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे, उसको तो छोड़ दीजिए, यूनिटरी मेथड देखना हो तो देख लीजिएगा। सही है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं। सही, अच्छा, ये डायरेक्ट रिलेशन है तो इसमें आपने जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर नीचे वैसे ही लिख देना है। सही, 10/25 लिखेंगे और 200/x और बीच में जगह खाली है तो इसका मतलब इसकी जगह आप लगाएंगे इज इक्वल्स टू। सही, सही, 10/25 बीच में जगह खाली है, इसके बीच में तो इज इक्वल टू आएगा। लेकिन जब भी आप किसी स्टेप को कंटिन्यूएशन में लेते हैं तो फिर क्या होता है, आप इज इक्वल्स टू ऐड करते हैं स्टेप से पहले। सही है, ये आ गया इज इक्वल्स टू। उसके बाद 10/25 बीच में जगह खाली है, क्या आएगा, इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, 200/x, ये लिख दिया। अब क्या करना है, प्रोपोर्शन मेथड के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, ये 10 हो जाएगा इस x से मल्टीप्लाई और ये 200 हो जाएगा इस 25 से मल्टीप्लाई। कैसे, ऐसे। सही, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करवा के दिखाते हैं। आपने क्या जहन में रखना है ये कि x की जो वैल्यू है, यानी कि x आप लोग पहले लिखेंगे और बाकी सब चीजें बाद में लिखेंगे। और क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको एक मजीद, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आपको मजीद एक और एक स्टेप करना होगा जिसमें आपको एक अरेंजमेंट करनी होगी इन लोगों की बोल रही हूँ, सॉरी, नंबर्स की और वैल्यूज की। सही है, तो आपने क्या जहन में रखना है, आपने ये बात जहन में रखनी है, कि x की वैल्यू पहले आएगी। सही, x मल्टीप्लाई बाय 10, ये x हो गया इस 10 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 25 हो गया इस 200 से मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई बाय 200। यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमें करना है इस x को अकेला। क्यों करना है, x को अकेला इसलिए करना है क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू। ये x कहां से आया, हमें कॉस्ट पता नहीं थी तो हमने x लिख दिया, क्योंकि जो चीज हमें नहीं पता होती हम उसकी जगह x लिख देते हैं। सही है, अच्छा, x मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 200। हमें इस x को अकेला करना है, यहाँ पे इसके साथ 10 मौजूद है मल्टीप्लाई में,
जब हम इस 10 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो अगर ये मल्टीप्लाई में मौजूद है तो ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके। अगर ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा होता तो इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाता। अगर ये माइनस हो रहा होता तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाता। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का पेयर है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का पेयर है, सही, उल्टा उल्टा हो जाएगा इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाने के बाद, सही। तो यहाँ पे रह जाएगा x अकेला और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ, वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी किससे डिवाइड होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 200, इससे डिवाइड हो जाएगा ये, सही। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 200 वैसे ही रहा और ये 10 उठ के आया और यहाँ पे इनके साथ आके डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम कटिंग, और ये आप गौर से देखिएगा। कटिंग करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सही है। अब इस 25 को हमें 20 से मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे बच गया 1 और 1 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। 25 को करवाना है 20 से मल्टीप्लाई, पहले तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसके आगे एक जीरो लगा दीजिएगा। 25 2 50 और इसके आगे एक जीरो लगा दें तो क्या बन गया ये 500। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको अलग से मल्टीप्लाई करवा के भी देख सकते हैं रफ वर्क में, सही है। मल्टीप्लाई करवाना तो आता है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई ₹500, और ये रुपीस कहाँ से आ गया, ये रुपीस कहाँ से आ गया, ये रुपीस आया यहाँ से कॉस्ट से, क्योंकि हमने कॉस्ट फाइंड की है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि ₹500। जो जो चीज आप फाइंड करेंगे उसका यूनिट आगे लगाना लाजमी होगा, और जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको इसके ऊपर एक बॉक्स बनाना होगा, सही। अपने कॉपी में भी आप बॉक्स बनाएंगे, जब आप असाइनमेंट करेंगे तब भी आप बॉक्स बनाएंगे x की वैल्यू जब भी निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हमें ये बात पता चली कि कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स इज ₹500, यानी कि 25 टिकट्स की जो हमारे पास कीमत आई वो आ गई 500 रुपए, यानी कि 25 टिकट्स कितने के आएंगे 500 रुपए के आएंगे। बात समझ में आई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। It is given that the increase in length of an elastic spring varies directly with the mass hung from it. If 50 kg produces an increase of 2.5 centimeter, how many kg would produce an increase of 7.5 centimeter? क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक इलास्टिक स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग यानी कि वो खिंचने वाला स्प्रिंग, अगर आपने देखा हो अपने जहन में एक वीडियो बनाना शुरू कीजिए, अपने जहन में एक पिक्चर चलाना शुरू कीजिए, एक मूवी चलाना शुरू कीजिए। आप सोचें कि आपने लिया एक स्प्रिंग खिंचने वाला और उसके साथ आपने कोई वेट अटैच कर दिया, यानी कि कोई वजन उसके साथ लटका दिया। जितना भारी वजन होगा वो स्प्रिंग उतना ज्यादा नीचे जाता रहेगा। अगर हल्का वजन लगाएंगे, कोई हल्की सी छोटी सी बॉल लगा दिया आपने उसके साथ, तो वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी बॉल लगा देंगे ज्यादा भारी तो वो स्प्रिंग खिंचता चला जाएगा। यानी कि होगा क्या, होगा ये कि मैंने एक स्प्रिंग लिया, उसके साथ मैंने 50 केजी का वेट अटैच कर दिया, तो ये स्प्रिंग खिंच गया 2.5 सेंटीमीटर तक। यानी मैंने जब इस स्प्रिंग को मेजर करके देखा तो इसकी लेंथ आ रही थी 2.5 सेंटीमीटर खिंचने के बाद, सही है। 50 केजी वेट अटैच करने के बाद जब मैंने देखा तो इसकी लेंथ आई 2.5 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि जब आपने इसके साथ 50 केजी का 50 केजी का वेट अटैच किया तो इस जो स्प्रिंग की लेंथ थी वो खींचने के बाद हो गई 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने ये बताना है कि आप इस स्प्रिंग के साथ कितना वेट अटैच करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो आ जाए 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें कितना वेट अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी दो चीजों की बात की गई है। किस किस चीज की बात की गई है, यहाँ पे एक तो वेट की बात की गई है यानी कि वजन की बात की गई है, और दूसरी क्या बात की गई है उसकी लेंथ की। किसकी लेंथ की, स्प्रिंग की लेंथ। दो चीजें आ गई दोबारा से, एक आ गया वेट और एक आ गई उसकी लेंथ। किसकी लेंथ, वेट की लेंथ नहीं, स्प्रिंग की लेंथ, सही। आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गया वेट और एक आ गया लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ, सही। 50 केजी जब हमने उसके साथ वेट अटैच किया, जब स्प्रिंग के साथ वेट अटैच किया तो उसकी जो लेंथ थी यानी कि जो उसकी जब उसका जो खिंचा तो उसकी जो लेंथ आई वो हमारे पास कितनी आई 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम ये बताना है कि कितना वेट हम अटैच करेंगे कि उसकी लेंथ आ जाए 7.5 सेंटीमीटर, सही। ये कहाँ से आया, ये 50 केजी कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये 50 केजी कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन था और उन्होंने बताया हुआ था कि जब 50 केजी वेट अटैच किया तो लेंथ कितनी आई स्प्रिंग की 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना वेट अटैच करेंगे कि लेंथ आ जाए उसकी 7.5 सेंटीमीटर, सही। और जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम उसकी जगह सपोज कर लेते हैं x। अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, वही पुराना वाला काम, इज इक्वल टू लगा के 50/x लिखा, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, और बीच में जगह खाली है तो उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, इज इक्वल टू लगाने के बाद क्या बच गया हमारे पास 2.5/7.5 लिखेंगे, 2.5/7.5। अब क्या होगा, वही पुराना वाला काम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
ये 50 हो जाएगा इस 7.5 से मल्टीप्लाई, और ये x हो जाएगा इस 2.5 से मल्टीप्लाई। अब दोबारा आपने क्या बात ध्यान में रखनी है कि x की वैल्यू आपने पहले लिखनी है, यानी कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई करवाना है वो आपने पहले लिखना है। सही है, x मल्टीप्लाई बाय 2.5 आ गया, पहले x की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने दूसरी वाली वैल्यूज लिखी, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5। उम्मीद है मुश्किल नहीं हो रही होगी, गौर से देखिएगा वीडियो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देख रहे होते हैं और सोच कहीं और रहे होते हैं, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है भाई, स्क्रीन पर चल क्या रहा है। खैर, तो अब हमें क्या करना है, x को अकेला क्यों करना है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। x क्या चीज है, वेट है। किसका वेट है, जो हमने वेट अटैच किया था स्प्रिंग के साथ, ये वो वाला वेट है। सही, तो x को अकेला करना है, ये 2.5 इस x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5 वैसे ही रहा, और अपॉन में क्या गया 2.5। अब देखते हैं क्या होता है, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कहां चला गया, ये रहा। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हो जाएगा कैंसिल। क्यों होगा कैंसिल और कब कब होगा कैंसिल, जब भी पॉइंट्स ऊपर नीचे सेम पोजीशन में मौजूद हों तो पॉइंट्स कैंसिल हो जाते हैं। सेम पोजीशन में मतलब एक डिजिट के बाद और एक डिजिट से पहले, यानी कि बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर में पॉइंट मौजूद है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर नीचे पॉइंट हो गया उसका कैंसिल। सही, जब पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये ऊपर नीचे बन गया 75 और 25। अब हम इसकी कटिंग करवाएंगे। सही है, पॉइंट खत्म हो गया, 75 ऊपर 25 नीचे। आप चाहें तो 5 के टेबल से, किसी भी टेबल से कटिंग करवाएं, वैसे होगा तो 5 के टेबल से ही, लेकिन आप अपनी मर्जी के टेबल्स भी चूज कर सकते हैं कटिंग करवाने के लिए। जरूरी नहीं कि जैसे मैं कटिंग करवा रही हूँ वैसे ही आप लोग भी करवाएं, आंसर हमेशा सेम आएगा अगर आपने कटिंग सही करवाई होगी। सही, अच्छा अब इनकी कटिंग करते हैं। 25 और 50 की कटिंग करवा देते हैं 5 के टेबल से, आसान है। 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 टाइम्स, 5 5 are 25, और जो टेबल सिलेक्ट करेंगे ऊपर और नीचे उसी टेबल से आपने उसकी कैंसिलेशन करनी है। 5 5 are 25, 5 10 are 50, 5 10 are 50, ऊपर और नीचे 5, नीचे 5 ऊपर 10, ऊपर और नीचे कौन से टेबल से कटिंग हो रही है, 5 के टेबल से हो रही है। 5 1 are 5, बहुत शानदार कटिंग हो रही है यहाँ पे। 5 2 are 10, और 2 मल्टीप्लाई बाय 75। जब आप 2 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 150 kg। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप करवा के देख लीजिएगा। सही है, ये केजी कहाँ से आया, ये केजी आया वहां से, वेट में उन्होंने पहले उन्होंने अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा वो यूनिट देंगे एक चीज का, तो आप दूसरी चीज का यूनिट उससे खुद ही निकाल लीजिएगा। हमने वेट फाइंड किया है, एक्स क्या था हमारे पास, वेट था, तो इसीलिए हमने उसके आगे केजी का यूनिट लगाया। सही है, और जब भी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसके ऊपर एक बॉक्स बना देंगे। अच्छा, वेट हमने इसका निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाली, इसके आगे इसका यूनिट लगा दिया, उसके बाद नीचे हम एक लाइन लिखेंगे और वो ये होगी कि 150 kg वेट वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा, if 7 sheets of paper weigh 28 grams, calculate how many sheets of the same paper would weigh 2.5 kg। उन्होंने शीट नहीं पेपर की या पेपर ले लिए, दूसरे अल्फाज में पेपर्स लिए उन्होंने, और 7 पेपर्स जब उन्होंने लिए तो उसका जब उन्होंने वेट किया तो उन्हें पता चला कि इसका जो वेट है वो है 28 ग्राम। तो अब ये बताना है कि वो कितने पेपर मजीद देंगे कि उसका वेट हो जाए 2.5 kg। ग्राम में और केजी में फर्क है, ग्राम और केजी ये दोनों सेम ही यूनिट है, लेकिन केजी ग्राम से बड़ा है। सही है, मतलब कि ये दोनों सेम ही चीज की यूनिट है, लेकिन केजी ग्राम से बड़ा होता है। एक केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। सही, चलें आगे देखते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। 7 शीट्स जब उन्होंने ली तो उसका वेट आया उनके पास 28 ग्राम, तो वो कितनी शीट्स लेंगे कि उसका वेट आ जाए 2.5 kg। हमें ये बात पता है कि एक केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि मैं केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूंगी। तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1000 से, लेकिन अगर आप चाहें तो ग्राम्स को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस 2.28 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम ग्राम से केजी में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब हम केजी से ग्राम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो वैसे करें, ऐसे करें, आपकी मर्जी है। सही है, अच्छा हम यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम के अंदर जा रहे हैं, तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हमें करवाना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, किलोग्राम की जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 2.5 kg। सही, 1000 से हमने करवाया 2.5 को मल्टीप्लाई,
जब हमने 2.5 को मल्टीप्लाई करवाया तो पहले तो 5 की बारी है, 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। उसके बाद 5 की बारी हो गई खत्म, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0 और 2 1 2। उसके बाद इन दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, 0 0 0 और 5 और फिर उसके बाद 2। लेकिन ये पॉइंट कहाँ से आया, ये पॉइंट आया कहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से आया कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया हुआ है, तो हमने राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। बात समझ में आई? तो अब ये जब पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जब वो जीरो बाकी ही नहीं रहा जो पॉइंट के बाद लगा हुआ है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2500। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 2500 ग्राम। तो हमने कर लिया केजी को ग्राम में कन्वर्ट। अब हमारे लिए आसानी है। क्या कह रही हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा तो अभी समझ में आ जाएगा। हमारे पास दो चीजें थी, एक थी नंबर ऑफ शीट्स और एक था उसका वेट। 7 शीट्स का जो वेट था वो था 28 ग्राम और एक्स, यानी कि उन्होंने पूछा था कि कितनी शीट का वेट होगा 2.5 केजी। तो हमें नहीं पता कि कितनी शीट का वेट होगा, तो हमने उसकी जगह क्या सपोज कर लिया, एक्स। 2.5 केजी उस एक्स शीट्स का वेट है, यानी कि कितनी शीट्स का वेट है हमें नहीं पता, बस हमें वेट पता है कि 2.5 केजी होगा। या दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो 2500 ग्राम होगा। दोनों यूनिट्स सेम होने चाहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें कोई कन्वर्जन वाला मामला नहीं था, क्योंकि उसमें सारे यूनिट सेम दिए हुए थे। सही, जैसे वेट का यूनिट है तो 1 केजी दिया हुआ, दूसरा भी केजी में ही आएगा या केजी ही दिया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो अलग अलग यूनिट दिए हुए थे इसलिए हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ा। आप चाहें तो ग्राम से ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 28 ग्राम को जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। सही है, मैंने मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि मैं किलोग्राम से ग्राम में गई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, 7/x और इज इक्वल्स टू आएगा बीच में, और 28/2.5 केजी नहीं लिखेंगे। अब हम केजी की जगह वो वैल्यू लिखेंगे जो हमने कन्वर्ट कर ली, 28/2500। सही, इसमें भी हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सही, अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे होता है। एक्स को करवाएंगे 28 से मल्टीप्लाई और 7 को करवाएंगे 2500 से मल्टीप्लाई। सही, x आ गया 28 से मल्टीप्लाई हो गया और 7 हो गया 2500 से मल्टीप्लाई। अब हमें चाहिए x अकेला, हमें x को अकेला करना पड़ेगा। x को अकेला करने के लिए इस 28 को भेजना पड़ेगा इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। ये 28 यहाँ पे x से हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। हमने सब कुछ वैसे ही लिखा और 28 को भेज दिया डिवाइड में। उसके बाद अब हो रही है कटिंग। अब कटिंग जरा गौर से देखिएगा, 28 और 7 ये दोनों एक टेबल में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में 28 कब आता है, 7 1s are 7 और 7 4s are 28। बात समझ में आई? अब ऊपर और नीचे हम यहाँ पे 4 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तो यानी कि 1 के साथ तो 4 की कटिंग नहीं हो सकती ना, तो नीचे 4 बचा, ऊपर 2500 बचा। अब हम इस 4 को 2500 से करवाएंगे डिवाइड। सही, यानी कि इसकी कटिंग करवा देंगे। 4 1s are 4, 4 के टेबल में 25 नहीं आता, क्या आता है आप सोचो जरा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, टेबल उनको पूरा पढ़ना पड़ता है, यानी कि वो अचानक से जहन में नहीं आ रहा होता उनकी कौन से टेबल में क्या कब आ रहा है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। खैर, 4 1s are 4, 4 6s are 24। सही, 4 6 are 24, 1 इधर गया क्योंकि हमने इसको 24 सपोज कर लिया, तो इसका 1 जाएगा बराबर में। कटिंग आप सीख के आ चुके हैं 6 क्लास में। 4, अच्छा ये 10 बन गया, तो 4 2 जा 8। जब 4 2 जा 8 हो गया तो इसका जो 2 है वो जाएगा बराबर में, तो ये बन जाएगा लास्ट वाला 20। तो 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा 20। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या बची, 625। बहुत शानदार वाली। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 625। अब यहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। यूनिट हम क्यों नहीं लगाएंगे, यूनिट हम क्यों नहीं लगाएंगे, यूनिट हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि शीट्स का कोई यूनिट नहीं होता। उन्होंने भी क्वेश्चन के अंदर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है शीट्स का। नंबर ऑफ शीट्स उन्होंने कहा है कि 7 है और x की 7 के साथ कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि x के साथ भी कोई यूनिट नहीं आएगा। उसके बाद हम नीचे एक लाइन लिखेंगे, 625 शीट्स वुड वे 2.5 kg, यानी कि जब
625 शीट्स हम लेंगे तो उसका वेट हमारे पास कितना आएगा 2.5 kg। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपने खुद से करने हैं, जो कि आपने घर से करने हैं। सारे काम घर से करना है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चंस आपने खुद से करने हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 meters of cloth is rupees 1500. How many meters of the same cloth can be purchased for rupees 15,000? कह रहे हैं कि क्लॉथ है यानी कि कपड़ा है, उसकी कीमत 5 मीटर का जो कपड़ा है उसकी कीमत है 1500 रुपए। 5 मीटर कपड़े की कीमत है 1500 रुपए, लेकिन आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आपके पास है 15,000 रुपए। तो कितना कपड़ा आ जाएगा 15,000 रुपए में, ये पूछ रहे हैं वो। सही। तो अब हमारे पास इसमें भी दो चीजें, एक तो हो गया क्लॉथ और एक हो गई उसकी कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जैसे हमने अभी सारे क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही क्वेश्चन होंगे, कोई कन्वर्जन वाला मामला नहीं है, सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सही है। और नीचे जो भी लाइन लिखनी है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कुछ भी, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती होगी ना सबको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपने खुद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ ₹200 फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹2000. हाउ मच कमीशन विल ही गेट फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹30,000? कह रहे हैं कि एक एजेंट है, यानी कि चले मैं दूसरे अल्फाज में आपको बताती हूँ। एक लड़के ने चीज सेल की तो उसे कमीशन मिला, यानी कि उसे उस पर कमीशन तो समझते ही होंगे ना आप सब। कमीशन दूसरे अल्फाज में कह लें कि उसको पैसे मिल गए उसको सेल करने के। सही है। जो पैसे उसने कमाए वो तो अलग, लेकिन उसको जो कमीशन मिला वो अलग। बात समझ में आ रही है। कमीशन हम उस अल्फाज में कहते हैं कि आप किसी का काम कर रहे हैं और वो आपको अलग से पैसे दे रहा है, जो आपने कमाया वो आप उसको देंगे और वो आपको अलग पैसे देगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा खैर, तो एक एजेंट ने चीजें सेल करी तो उसको पैसे मिले ₹200। कितने में पैसे मिले? जब उसने 2000 की चीजें सेल की तो उसको पैसे मिले ₹200। जब उसने 2000 की चीजें सेल की तो उसे 200 रुपए मिले। तो अब ये बताना है कि अगर वो 30,000 की चीजें सेल करेगा तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। बात समझ में आई। दो चीजें हैं यहाँ पे भी, एक तो कॉस्ट है और एक गुड्स वर्थ है। गुड्स वर्थ यानी कि चीजों की कीमत जो उसने सेल की है। सही है। गुड्स वर्थ और उनकी कॉस्ट। कॉस्ट नहीं लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे कमीशन। सही है। चीजों की कीमत, ओ सॉरी, गुड्स वर्थ, हाँ चीजों की कीमत, और फिर उसका जो कमीशन उसके ऊपर मिला। दो चीजें हो गई, गुड्स वर्थ और कमीशन। और उसी का जैसे मैंने कॉलम बनाना, कॉलम तो नहीं कहेंगे उसको, जैसे आप पार्ट वाइज लिखते हैं कि एक तरफ गुड्स वर्थ और एक तरफ कमीशन, और उसके नीचे ये लिखेंगे कि कितने पे उसको क्या मिला, कितने पे उसको क्या मिला, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। सही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 150 kg of sugar cost ₹3,000. How many kgs of sugar can be purchased for ₹8,500? कह रहे हैं कि 150 kg यानी कि 150 किलो चीनी की कीमत है 3,000 रुपए। तो ये बताना है कि कितने केजी शुगर आ जाएगी 8,500 रुपए में, यानी कि 85,000 में, ओ सॉरी 8,500 में। ठीक है। इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो शुगर हो गई और उनकी कॉस्ट हो गई। एक तरफ शुगर लिखेंगे, एक तरफ उनकी कॉस्ट लिखेंगे। लिखेंगे 150 kg शुगर कितने की आई 3,000 की, तो एक्स शुगर 8,500 की आएगी। एक्स आपको निकालना पड़ेगा फिर उसी तरीके से। उसके बाद अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इतना ही काम था इस चैप्टर के अंदर। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और प्रूफ, वो जो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव वर्क रह गया था उसकी तरफ। सही। फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेते हैं पहले तो। टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डिस्टेंस और टाइम का डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टाइम भी लगेगा उसको कवर करने में, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही कम टाइम लगेगा उसको कवर करने में। क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है और आपको लंबा सफर तय करना है तो उस लंबे सफर को तय करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। सफर डिस्टेंस ज्यादा होगा, फासला ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए इसमें आया डायरेक्ट। If 8 bags cost ₹400, 16 bags will cost ₹800. 800 ये कहाँ से आया? आप चाहें तो इसको वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। एक जगह बैग्स लिखेंगे, एक जगह उसकी कॉस्ट लिखेंगे। बैग से नीचे लिखेंगे 8 और फिर उसकी कॉस्ट क्या लिखेंगे 400। उसके बाद 16 लिखेंगे और उसकी कॉस्ट x लिखेंगे। फिर x को आपको फाइंड करना होगा, 800 आंसर आएगा। अगर ऐसे बहुत लेंथी लग रहा है तो आप अपना दिमाग लगाएं। अगर 8 बैग की कॉस्ट है 400 और बैग्स को हमने डबल कर लिया, 8 400 क्या है, 8 मजगिल ले लिए 400 के, तो 8 और 8 16 हो गए, और 400 और 400 800 हो गए। कॉमन सेंस। उसके बाद when the number of workers increases the time needed to complete work is decreasing। मैं समझा चुकी हूँ कि काम करने वाले बढ़ेंगे तो
कम टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने के लिए। जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजेस मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब कम होना, सही। जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको कम टाइम लगेगा काम को खत्म करने के लिए। एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज कम हो रही है। द कंटिन्यूड रेशियो फॉर 2:3 एंड 3:4 इज, कंटिन्यूड रेशियो मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है 2:3:5, आप इसको लिखेंगे 2:3:4। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सही। क्या मतलब हुआ, ये कंटिन्यू रेशो मांग रहे हैं। कंटिन्यू रेशो मतलब मेरा कर्सर कहाँ गया, इसको नजर भी नहीं आता, ये रहा। कंटिन्यू रेशो मांग रहे हैं 2:3 और 3:4, यानी कि आपने इसको लाइन से लिखना है। कैसे लिखेंगे, 2:3:4, 3 रिपीट नहीं करेंगे, सही। अच्छा, ये 5 है, इसको आप 4 कर लीजिएगा, ये यहाँ पे गलती हो गई है। उसके बाद डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस, अब आपने, अगर आपको याद हो तो आपने 6th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा साइंस के अंदर, और उसके अंदर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले, अगर आपको याद हो तो। उसके अंदर आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता देती हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई का मतलब क्या, प्रोडक्ट। ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या है। डिस्टेंस का जो आप फॉर्मूला लिखेंगे तो वो किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें मिलता है, तो मैं बता देती हूँ। स्पीड और टाइम को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो डिस्टेंस के बराबर होता है, सही फॉर्मूला होता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये खुद करना है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपने खुद करना है, खुद फैसला करना है कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, सही है। ये भी आपका असाइनमेंट है। द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे जैसे हम चीजें खरीदेंगे तो उनकी प्राइस में और उन चीजों में डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप चीजें खरीदेंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब आप ये खुद फैसला करें कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जितनी कम चीजें होंगी उसकी कॉस्ट भी उतनी कम होगी, जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी, कह रहे हैं ये। हम आप खुद फैसला करेंगे सही कह रहे हैं या गलत। अच्छा, बुक के पीछे से आंसर्स देखने की जरूरत नहीं है, बुक में बहुत सारे आंसर्स पीछे गलत लिखे हुए हैं, और इस चैप्टर में भी बहुत सारे आंसर्स पीछे गलत लिखे हुए हैं। ट्रू फॉल्स और फिंगर ब्लैंक्स वगैरह की बात कर रही हूँ मैं, सही। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन कौन से गलत हैं, आपने इसीलिए ये काम सारा खुद करना है, इसीलिए मैंने आपको घर से दिया है। द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन। कह रहे हैं कि एक घर में जितने अफराद रहते हैं उसके साथ उनके घर में जो खाने की जरूरत उनको होती है उसमें इनवर्स वेरिएशन है, यानी कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उन्हें कम खाना चाहिए होगा खाने के लिए। सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इसका फैसला आप खुद करें। जैसे जैसे लोग ज्यादा होंगे वैसे वैसे उन्हें कम खाना चाहिए होगा, और जैसे जैसे लोग कम होंगे उन्हें ज्यादा खाना चाहिए होगा। अजीब सी बात है ये, मेरे तो समझ में नहीं आ रही, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप लिख लीजिएगा जो भी समझ में आ रही है, सही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन यूनिटरी मेथड। हमने किया था प्रोपोर्शन मेथड, और अब आप ये खुद याद करें कि उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने की थी या नहीं की थी। अगर तो की थी तो मतलब कि ये गलत कह रहे हैं, और अगर नहीं की थी तो सॉरी, अगर की थी हमने प्रोपोर्शन मेथड के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है कि ये गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर हमने यूनिटरी मेथड किया था और उसमें की थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब कि ये सही कह रहे हैं। अब आप खुद सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं। If a gardener plants 6 saplings in 3 hours, he can plant 10 saplings in 4 hours. इसको भी आपने कैसे लिखना है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। एक जगह लिखेंगे सैपलिंग्स और एक जगह लिखेंगे टाइम। सैपलिंग्स की जगह लिखेंगे 6 और आगे उसके लिखेंगे 3, यानी कि 6 सैपलिंग्स उसने लगाई 3 आवर्स में, तो 10 सैपलिंग्स वो कितने आवर्स में लगाएगा। अब किसी भी इनमें से किसी भी एक चीज को आप एक्स सपोज कर लें, अगर उस एक्स का आंसर यही आ रहा है जो इसमें लिखा हुआ है तो फिर आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद a car that travels 300 किलोमीटर in 5 hours has a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, या तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं इसके अंदर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस की जगह ये 300 किलोमीटर मत लिखें, टाइम की जगह लिखें 5 और स्पीड की जगह लिखें 60। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं, देखेंगे क्या इसका आंसर 300 ही आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड की जगह आप कुछ नहीं लिखेंगे, स्पीड की जगह स्पीड लिखे रहने देंगे, डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 300 और टाइम की जगह लिखेंगे 5। 300 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर तो आंसर 60 आ रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रू है। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपने ये बताना है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। तो ये द नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट। जैसे जैसे आप पेंसिल्स खरीदेंगे और तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, आप ये बताएं।
जैसे जैसे पेंसिल्स खरीदेंगे उनकी कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, कम पेंसिल्स खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी। कॉमन सेंस। तो इसमें कैसा रिलेशन है ये आपको खुद बताना है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। पेंसिल्स ज्यादा, उनकी कॉस्ट ज्यादा, पेंसिल्स कम, कॉस्ट कम। द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। यानी कि अगर एक काम को करने के लिए कुछ लोग हों और उनके पास दिन हो उसको काम को कंप्लीट करने के लिए, तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे उनको कम दिन लगेंगे काम खत्म करने के लिए या नहीं, ये इसका भी फैसला आपने खुद करना है। लोग ज्यादा होंगे तो काम उनको करने के लिए दिन कम लगेंगे, लेकिन अगर लोग कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो कैसा रिलेशन है, अब आप ये खुद बताइएगा। द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। एक कार की स्पीड, और मैंने आपको बता दिया था अगर आपको याद हो तो, कि जैसे जैसे जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना ज्यादा टाइम उतना कम लगेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना कम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और जितनी कम स्पीड होगी उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार है, एक ही स्पीड से जा रही है, ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है। उसने डिस्टेंस कवर करना है टाइम के अंदर, एक डिस्टेंस उसने उस टाइम में कवर करना है। तो जितना ज्यादा टाइम हो, जितना ज्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना होगा उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए। सही है, एक ही स्पीड में जा रही है, ना स्लो है ना ज्यादा है। सही है ना, कभी स्लो हो रही है ना कभी ज्यादा हो रही है, एक ही स्पीड है उसकी। बस उसको टाइम कवर, उसको डिस्टेंस कवर करना है गिवन टाइम के अंदर। क्या बोल रही हूँ मैं, अल्लाह तौबा। उसको डिस्टेंस कवर करना है टाइम। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सही है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही कम टाइम लगेगा। अब आपने ये खुद बताना है कि इसका क्या करना है, आपने ये कौन सा रिलेशन है। खत्म होगी भाई। अब उसके बाद आपने ये सारा काम कर लेना है। इस चैप्टर के बाद आपका सिलेबस हो जाएगा मैथ्स का कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह अलजेब्रा का काम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी डिफिकल्टीज हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। और हाँ, मैथ्स का एक क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, वो मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा था कि उसको थोड़ा देख लें आप। तो जब मैंने उसको देखा तो उसका क्वेश्चन थोड़ा चेंज करवाना है मैंने, वो हम क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और इसके अलावा तो और कोई बात नहीं करनी थी मुझे, नहीं, बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट अलजेब्रा, और हाँ एक और बात, अलजेब्रा की वीडियो आने से पहले आपने वो वाली चार्ट लाजमी याद कर लेनी है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। ये आपने पक्का पक्का इसको याद कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है कि अगर आपको कोई सोते हुए भी पूछे ना, आपसे कोई नींद में उठा के भी पूछे कि भाई माइनस प्लस क्या होता है, तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए। सही, चलिए आज के लिए इतना काफी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।